वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके चैनल रतिश्वरी पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक गद्यांश और पद्यांश। इन दोनों को बेटा हम पढ़ेंगे और इनके जो कैसे हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इनके आंसर को कैसे चुनते हैं उसमें से, गद्यांश में से, तो देखते हैं अब। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ेंगे? आज गद्यांश। गद्यांश यानी कि सीटेट हिंदी गद्यांश और पद्यांश। इसमें देखो निर्देश दे रखा है तुम्हारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम देखते हैं गद्यांश क्या दे रखा है हमारा। तो देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमारा। सबसे पहले हम गद्यांश को बहुत अच्छे से रीडिंग करो, उसकी कुछ मत देखो, बस उसकी रीडिंग करो अच्छे से। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले रीडिंग करो। सैकड़ों सालों से सिंधु के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। यानी कि सैकड़ों सालों से सिंधु यानी कि सिंधु नदी के रेगिस्तान में एक ईंटों का बहुत बड़ा सा क्या लगा था, ढेर लगा हुआ था। ठीक है, आज यह जगह पाकिस्तान में है। आज ये जगह है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी मरे हुओं का टीला। यानी कि जो मरे हुए लोग होते उनको जो दफना देते थे, उनको मिट्टी में गाड़ देते थे, उनका क्या है, टीला बन गया था वहाँ पे। ठीक है, तब इसे तब किसको पता था कि यहाँ कभी भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। ठीक है, इनका कहना यह है कि तब तब किसे पता था कि यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बनाए। जो वहाँ पे जो ईंटा पड़ी थी, वो वहाँ पे बहुत सारे ईंट पड़ी थी, उनसे क्या करवा ली, लोगों ने अपने घर बनाए थे। ठीक है, और 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनने के लिए ठीक है, दो अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भरकर ले गए। ठीक है, कहाँ ले गए थे? रेलवे बनाने के लिए। ठीक है, देखो भर कर ले गए। ठीक है, अब देखो, जल्द ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियाँ दौड़ने लगी। यानी कि ये जो ईंटें थी, 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियाँ, यानी कि रेलगाड़ी की लाइन बिछा दी थी वहाँ पे। ठीक है, जिससे कि रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ जाती थी, लाहौर से कराची जाने के लिए रेलगाड़ी दौड़ने लगी। ठीक है, अब अब इससे आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज। अब ये कह रहे हैं, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 सालों से ज़्यादा पीछे चला गया। यानी कि भारत का जो इतिहास है वो लगभग 2000 सालों से और ज़्यादा पीछे चला गया। ठीक है, खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई। जब खुदाई हुई थी वहाँ पे इन शहरों को देखकर, जो वहाँ पे शहर दिखे थे, उनको देखकर बहुत हैरानी हुई। हैरानी क्या हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वहाँ पे जो शहर दिख रहे थे वो सेम एक ही तरीके के दिख रहे थे। ठीक है, तो इसमें अब एक तरह के अभी भी देखो क्या क्या दिख रहा था। उसमें दिखता है तुम्हारा, प्रमुख सड़कें सीधी बनी थी। ठीक है, प्रमुख सड़कें और सीधी बनी थी, तब सभी घरों की डिज़ाइन एक जैसी थी। वहाँ पे जो घर भी बने थे उनकी भी सभी की डिज़ाइन कैसी थी, एक जैसी थी। ठीक है, तथा बीच में खुला हुआ आंगन, मतलब बीच में जो घर के बीच में लॉबी होती है, आजकल लॉबी बोलते हैं यानी आंगन बोलते हैं, वो खुला हुआ और उसके चारों ओर कमरे। ठीक है, तो शहर के एक सिरे पर एक चार दीवारी थी। यानी कि शहर का एक सिरा था, वहाँ पे एक चार दीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता था। ठीक है, तो इतिहासकार इसे क्या बोलते थे? सिटाडेल। यानी कि इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते थे। ठीक है, सभी सभी घरों की ईंटों का साइज बराबर था। जो उन घरों में जो
और जिन घरों से तुम्हारे मतलब जिन घर बने थे वहाँ पे, वो जिन ईंटों से बने थे ना, वो सभी ईंटें एक साइज़ की थी। ठीक है, उनका सभी का साइज़ बराबर था। तथा सभी शहरों की दीवारों की ईंट का साइज़ भी बराबर था। जो घरों में ईंट लगी थी उनका साइज़ एक बराबर था, और जो शहरों की दीवारों में लगी थी, जो शहरों की दीवार थी, उनमें जो ईंट लगी थी उनका भी साइज़ बराबर था। ठीक है, शहर में एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे लोग। ठीक है, और यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। उस ज़माने में भी देखो नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ठीक है, अब चलेंगे हम क्वेश्चनों की तरफ। इसका मतलब आपने पैराग्राफ की रीडिंग बहुत अच्छे से कर ली है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आएगा तुम्हारा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर फर्स्ट दे रखा है तुम्हारा, सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। क्या था? एक बड़ा सा क्या लगा हुआ था? ढेर लगा हुआ था। ठीक है, तो लोग इसे क्या कहते थे, या इसे क्या कह के पुकारते थे? मतलब उस ज़माने में जो सैकड़ों साल से सिंधु में रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा क्या लगा था? ढेर लगा हुआ था। तो लोग इसे क्या कहते थे, या क्या कह के पुकारते थे? क्या इसे हड़प्पा कह के पुकारते थे, या मोहनजोदड़ो, या लोथल, या कालीबंगा? तो हमने शुरुआत में एक लाइन पढ़ी थी, उसमें क्या था कि वहाँ पर था सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। ठीक है, जो आज पाकिस्तान में है, उसे लोग क्या बोलते थे? उसे लोग कहते थे मोहनजोदड़ो। क्या कहते थे? मोहनजोदड़ो। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो के ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? जो मोहनजोदड़ो था, उसकी जो ईंटें थीं, उससे किस रेल मार्ग का निर्माण किया गया था? तो क्या उसमें सिंध से हिंद तक का निर्माण किया गया था? जो लाइन बिछाई गई थी, जो रेल की मैंने बताई थी, लाइन बिछाई थी। ठीक है, ऑप्शन बी तरह का है, सिंध से कराची तक, या कराची से लाहौर तक, या फिर अटारी मतलब, या फिर तुम्हारे लाहौर से अटारी तक। तो उसमें क्या ऑप्शन दे रखा था हमारा? ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया था उसमें कराची से लाहौर तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है हमारा, प्रश्न नंबर थर्ड, इसमें दे रखा है मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी? ठीक है, तो क्या जो मोहनजोदड़ो में जो ईंटें मिली थी, क्या वो हमारी 400 वर्ष पुरानी थी, या 4 लाख वर्ष पुरानी थी, या 4,000 वर्ष पुरानी थी, या 2,000 वर्ष पुरानी थी? तो इसका आंसर क्या था हमारा? जो मोहनजोदड़ो में ईंटें लगी थी वो 4,000 वर्ष पुरानी थी। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दे रखा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ दे रखा है, पहले देखो क्वेश्चन की रीडिंग कर लो, ऑप्शन इसके नेक्स्ट पेज पे चले गए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चनों की रीडिंग कर लेते हैं और ऑप्शन नंबर सेकंड पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है, खुदाई में मिले दो सबसे बड़े शहरों का देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? जब वहाँ पे खुदाई हुई थी तो वहाँ पे दो शहर दिखे थे, बड़े बड़े शहरों को देखा गया था। तो वहाँ पे देखकर लोग आश्चर्य कर रहे थे। तो उनको आश्चर्य ऐसा क्यों हुआ? क्या वे दोनों शहर थे, क्या वो बहुत सुंदर थे क्या? या वे, सेकंड ऑप्शन बी दे रखा है, या वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे? ऑप्शन सी दे रखा है तुम्हारा, वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, सटे हुए यानी कि एक चिपके हुए हो ना। या फिर ऑप्शन डी दे रखा है तुम्हारा, वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे, भिन्न यानी कि अलग अलग थे।
तो कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, आप बताओ क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा तुम्हारा, वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, यानी कि उन दोनों की शेप और साइज बिल्कुल सेम सेम, मैंने बताया था सब सेम दिखते हैं, ठीक है, तो वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 5 है और इसमें दे रखा है इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते थे, जो मैंने आपको अभी भी बताया था सिटाडेल किसे कहते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए दे रखा है हमारा, तो शहर के एक कोने पर बने 4 दीवारें, यानी कि एक शहर का एक कोना था, उस पर क्या चार दीवारों को कहते थे शहर के एक कोने पर बनी 4 दीवारें, या फिर शहर में बने घरों को कहते थे सिटाडुल, या फिर मिट्टी से बनी ईंटों को क्या बोलते थे सिटाडुल, या फिर नगर व्यवस्था को कहते थे सिटाडुल। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, क्योंकि शहर के एक कोने पर बने चारों दीवार, ठीक है, चारों दीवारों को क्या बोलते थे सिटाडेल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है हमारे, क्वेश्चन नंबर 6 की देखो रीडिंग करते हैं और देखो देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसकी रीडिंग करो अच्छे से, अरे एक बार नहीं तो 2 बार करो, अगर तुम 2 बार रीडिंग करके उसको अच्छे से समझ पाओगे ना तो आंसर क्वेश्चन में ही छिपा होता है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो उसमें देखो ऑप्शन में मेरे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है हमारा सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, जिस सब देखो इसमें सबसे पहले क्या इसमें नहीं दे रखा है, नकारात्मकता पूछी है, यानी कि 2 नगरों से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, ये तो समान था, ये तो मैंने बताया था शुरुआत में ही इसको पढ़ के, ठीक है। ऑप्शन बी दे रखा है सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था, ये भी सही है, सभी घरों की ईंटों का भी आकार समान था और सभी शहरों की ईंटों का भी आकार समान था। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे, सभी घरों सॉरी सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी, बिल्कुल संरचनाएं सभी घर एक जैसे दिखते थे, बिल्कुल सही बात है, सभी घर संरचना एक सी थी, मतलब सभी घर समान तरीके के दिखते थे, एक जैसे दिखते थे, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन 4 देखते हैं, क्या सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, नहीं नालियों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जी वाला डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उसमें नहीं नकारात्मकता पूछी है और इसमें भी नकारात्मकता दे रखी है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है तुम्हारा आगत शब्द है, क्या पूछ रहा है आगत शब्द है, तो आगत शब्द क्या होगा हमारा, आगत शब्द मतलब क्या रेलवे लाइन या सभ्यता या भारतीय या ऑप्शन 4 तो देखते हैं या तुम्हारी इतिहास। तो इसमें देखते हैं बेटा, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसमें, ए रेलवे लाइन, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारा कि 4 दीवारी में समास है, 4 दीवारी जब हम समास पढ़ते हैं तो समास तुम्हारे होते हैं, वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं लेकिन उनको 5 प्रकार से भी पढ़ते हैं, ठीक है। अव्ययीभाव तत्पुरुष कर्मधारय द्वैगो द्वंद्व, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे, लेकिन अब हमें देखना है कि 4 दीवारी यहाँ पे कैसी संख्यावाची, 4 का मतलब 4 दीवार, ठीक है। तो 4 दीवारी मतलब संख्यावाची हो रही है, और जब यहाँ पे संख्यावाची शब्द होते हैं और उसमें हम क्या लगाते हैं, क्या उसमें द्विग लगाते हैं या द्वंद्व लगाते हैं या कर्मधारय होते हैं या अव्ययीभाव समास होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्विगु, क्योंकि जहाँ पे संख्यावाची शब्द होते हैं वो हमेशा
द्विगु के अंदर आते हैं। उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता। मन को प्रसन्नता प्रदान करने का मतलब ऐसी कोई बात है जिनसे हमारा मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछिए? नहीं पूछिए, यानी कि ऐसे कौन सी बातें हैं जिससे हमारा मन प्रसन्न नहीं कर सकता, जिससे हमारा मन प्रसन्न नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए दे रखा है हमारे पास, कोयल की मधुर वाणी। अगर जो कोयल मधुर वाणी बोलती है, कू कू की आवाज़ निकालती है, तो क्या उससे हमारा मन प्रसन्न होता है? जी बिल्कुल होता है। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो क्या हम जब रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, तो क्या उनसे हमारा मन बिल्कुल पुलकित होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और क्या मोरों का नृत्य, अगर हम मोरों का नृत्य देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है ना, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन इसमें ये कह रहा है मशीनों की ध्वनि। तुम किसी जगह पर खड़े हो और वहाँ पे मशीनों की आवाज़ हो रही है, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नहीं है, पैराग्राफ, सेकंड नंबर का पैराग्राफ है। अब इसकी भी रीडिंग करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो ये एक निर्देश दे रखा है तुम्हारा। निर्देश में तुम्हारे 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सभी प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए। जो प्रश्न दे रखे हैं उनके सही विकल्प को चुनिए और उनका आंसर दीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, ये गद्यांश की रीडिंग, यानी कि कोयल की कुहू कुहू, मयूरों का नृत्य। यानी कि कोयल कू कू की आवाज़ करती है ना, मयूर क्या करते हैं? मयूर यानी कि मोर, मोर क्या करते हैं? नृत्य। मेघ, मेघों की प्रतिछाया से उड़ती बगुलों की पंक्तियाँ, यानी कि जब मेघ बरसते हैं तो उसकी प्रतिछाया, यानी उसके बाद में क्या होता है? बगुले आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, पंक्ति बना के, पंक्ति यानी कि लाइन में एक लाइन बना के उड़ते हैं। ठीक है, शरद ऋतु का निर्भर गगन। ठीक है, बसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेकों रंग छटा बिखेरते पुष्प। ठीक है, अब भंवरों की गुनगुन, भंवरों की गुनगुन सभी हमारे मन को क्या करते हैं? मन को, सभी हमारे मन को पुराने को विकसित कर देते हैं। ठीक है, और परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हर प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़ और लिप्सा कार्य और व्यग्रता और संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय नहीं निकाल पाते। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शनी हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम उठा नहीं पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम सांसारिकता में उलझे और पिकनिक का मज़ा लेते अपना समय यूं ही गवा बैठते हैं। हम क्या करते हैं? सांसारिक की उलझनों में, पिकनिक में, यानी घूमने में, फिरने में, इधर उधर घूमने में अपना बस मज़ा लेते रहते हैं। ठीक है, और अपना समय यूं ही गवाते रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके भी देखो हमारे क्वेश्चन दे रखे 10 से लेकर 15 तक। ठीक है, तो इसकी गद्यांश की रीडिंग तुमने कर ली। और देखो निम्नलिखित में से फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? गद्यांश के अनुसार, किसके अनुसार? गद्यांश के अनुसार, गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है किसके लिए? तरह तरह के दृश्यों के लिए, अनेकता में एकता के लिए, भाषाई विविधता के लिए, या धार्मिक विविधता के लिए?
क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है दे रखा, गद्यांश के अनुसार इसमें दे रखा गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या तरह तरह के दृश्यों के लिए, या अनेकता में एकता के लिए, या भाषाई विविधता के लिए, या धार्मिक विविधता के लिए? इसका आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए? इसका आंसर होगा हमारा ए। मैंने बोला तरह तरह के दृश्य, यानी तरह तरह के अभी रंग बिरंगे फूल वगैरह, पत्तियाँ, हरा मौसम, सब कुछ के बारे में बताया गया है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है। अब देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें से देखते हैं कौन सा हमारा सही हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा धन कमाने की चाह। क्या धन कमाने की चाह हमें प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है हमारी? या कार्य की जल्दी, या आपसी प्रतियोगिता, या संध्या समय आकाश को निहारना? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होना चाहिए? कौन सा हमें प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? तो प्रकृति दूर हम कैसे नहीं जा सकते? जैसे ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, जैसे संध्या समय, यानी कि शाम के समय आकाश को निहारना। शाम के समय डेली आकाश को देखते हैं, उसमें तारे भी देखते हैं, रात हो जाती है तो सुबह देखते हैं तो आकाश का रंग बिल्कुल वाइट सा, और कभी कभी स्काई ब्लू भी दिखाई देता है ना, तो ऐसे हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पढ़ना है, पढ़ इसके आंसर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दे रखा है हमारा कोलाहल भरा वातावरण। कोलाहल यानी कि कह सकते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी कहते हैं ना, ऐसे कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही निकाल पाते, मतलब जिससे कि वजह से हम आकाश की तरफ देखने तक का समय नहीं निकाल पाते। वाक्य का भाव क्या है? वाक्य का मतलब क्या है? भाव क्या है? ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन हमारा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन ए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? ऑप्शन ए देखते हैं, महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे बैठ पाते हैं। क्या जो महानगरीय व्यस्तताएं होती हैं, जो लोग कार्य में बिजी रहते हैं, क्या उसकी वजह से आकाश के नीचे बैठ पाते हैं? या ऑप्शन बी दे रखा है, महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण, जो बड़े बड़े नगर बने हुए उसमें गगनचुंबी यानी कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं और खुला आसमान दिखाई नहीं देता, क्या इसके कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता? ऑप्शन सी दे रखा है, ऑप्शन सी दे रखा है, महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। ऑप्शन सी दे रखा है। अब चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन डी क्या दे रखा है इसमें? ऑप्शन डी दे रखा है हमारा कि महानगरीय व्यस्तताओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते, यानी कि महानगरी अपने शहर में व्यस्तताओं के कारण बावजूद भी हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए तुम्हारा, इसका आंसर महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। आप आंसर आपका यही सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 13 इसमें दे रखा है प्रकृति की ओर संकेत करने वाला शब्द। प्रकृति की ओर, ठीक है, यानी कि प्रकृति की ओर संकेत, प्रकृति यानी कि हमारी धरा, हमारी भूमि, हमारा वातावरण, सब कुछ हमारे ये प्रकृति में ही आता है, तो इसकी ओर संकेत करने वाला एक शब्द होता है। अच्छा, शब्द नहीं है इसमें, नकारात्मकता पूछी नहीं है, तो क्या शरद ऋतु होती है, या बिखरते हुए पुष्प होते हैं, या खुला आसमान होते हैं, या कलपुर्जे होते हैं?
जो देखो शरद ऋतु होती है वो किस लिए मनाई जाती है, अपनी इस हरियाली के लिए मनाई जाती है। हमारी जो फसल वगैरह होती हैं उस उसको एक, अब तो हमें इस नई पीढ़ी को पता नहीं, लेकिन पहले जो फसल काटी जाती थी वो शरद ऋतु से ही शायद स्टार्ट की जाती थी, ठीक है। उसके बाद बिखरते पुष्प, जी बिल्कुल, बिखरते पुष्प होते हैं वही तो हमारी प्रकृति को संकेत करते हैं, वही तो प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। और खुला आसमान, हमारा खुला आसमान, खुला एटमॉस्फेयर, वातावरण हमें क्या दिखाता है, ये तीनों ऑप्शन हमारे होंगे। लेकिन कलपुर्जे, कलपुर्जे क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। यानी कि इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि राइट होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रकृति को संकेत करने वाला शब्द नहीं, यही एक है जो कि प्रकृति की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ठीक है। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भाग, अच्छा, समास पूछा है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमारा, इसमें पूछ रहा है भाग दौड़ में समास कौन सा है। तो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले समास बताया तुम्हें। एक अव्ययी भाव होता है, अव्ययी के बाद बहुब्रीहि होता है, एक तो तुम्हारा देखो अव्ययी होता है, अव्ययी भाव, उसके बाद बहुब्रीहि, बहुब्रीहि के बाद तत्पुरुष, उसके बाद कौन सा होता है तुम्हारा, तत्पुरुष, तत्पुरुष के बाद कर्मधारय, कर्मधारय के बाद द्विगु, द्विगु के बाद द्वंद्व, ठीक है। तो इसमें देखो एक तत्पुरुष ऑप्शन दे रखा है, द्विगु दे रखा है, द्वंद्व दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है, ठीक है। ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना भाग दौड़। तो भाग दौड़ का मतलब भागना और दौड़ना, ये दोनों अलग अलग हो गए। भागना अलग होता है, दौड़ना अलग होता है। तो यानी कि ऐसे बोल सकते हैं भागना और दौड़ना, यानी इसमें ये हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, और की आवृत्ति हो रही है। और हमारा कहाँ पे लगाते हैं हम, हमेशा द्वंद्व समास में लगाते हैं कि नहीं, और तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। कहते हैं भाग दौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, तो उसी भाग दौड़ की बात हो रही है, ठीक है। तो भाग दौड़ का मतलब द्वंद्व हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है प्रदर्शनी में उपसर्ग है। प्रदर्शनी एक हमारे पास शब्द दे रखा है, उसमें पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग पूछा है, क्या पूछा है, उपसर्ग। आपको पता है एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है, ठीक है। उपसर्ग जो हम शुरुआत में यूज करते हैं, प्रत्यय जो हम पीछे यूज करते हैं। ये कहाँ पे यूज करते हैं, शुरुआत में, ठीक है। यानी किसी भी शब्द या वर्ड के शुरुआत में जो यूज होता है उसे, किसी शब्द के, ठीक है, वर्ड के नहीं, किसी शब्द की शुरुआत में यूज होता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो उसके पीछे यूज होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना है, इसमें क्या लिखा है, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी में हम क्या लगाएं, क्या प्रदर्शनी में ना लगा सकते हैं, ना तो हमारा पीछे यूज हो रहा है तो ये तो होगा ही नहीं। ना के बाद हमारा प्र, चलो इसको भी देखते हैं। इसके बाद प्रद, क्या प्रद कोई शब्द है, कोई इसका मतलब है, मीन्स है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। और दर्शन, दर्शन तो हमारे पीछे लगा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्र हमारा क्या है, उपसर्ग, क्या है, प्र हमारा उपसर्ग, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन आपके फिनिश हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपका ही आपका अपना चैनल है ललित स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।